बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। परसों और कल मैंने आपको दी थी बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 30 का पहला और दूसरा हिस्सा। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस किस्त का तीसरा और आखिरी हिस्सा, जो कि जिब्रील और सलसबील के निकाह के बाद के लम्हात हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से इन लम्हात को, इस वक्त को मैंने लिखा है। जिब्रील और सलसबील की मोहब्बत को लिखा है, जिब्रील की मोहब्बत को लिखा है, सलसबील को लेकर जिब्रील की अकीदत को लिखा है। उम्मीद है आप सबको ये किस्त बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत जज्बात से भरी हुई इस किस्त को लिखा है। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 30वीं किस्त, आखिरी हिस्सा। जिब्रील सलसबील से अलग हुआ और फिर उसने सलसबील का लरसता हुआ हाथ थाम लिया। उसके ठंडे पड़ते हाथों को जिब्रील ने अपने पुरहिद्दत भरे हाथों में लिया। दूसरी तरफ जिब्रील के सफ़ेद दूधिया मर्दाना हाथों में अपने सांवले मेहंदी वाले हाथ देखकर सलसबील मज़ीद आरज़दा हो गई। जिब्रील का लम्स उसके लिए नाकाबिले कबूल था। कल तक वो जिस शख्स से दूर भाग रही थी, आज वही शख्स उसका शौहर बना पूरे इस्तेहकाक के साथ उसका हाथ थामे खड़ा था। एल्बर्ट जिब्रील की तरफ बढ़ा और गर्मजोशी से उसको गले लगा लिया। बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। खैर मुबारक, जिब्रील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर एल्बर्ट ने सलसबील के सर पर शफकत से प्यार दिया। बेनिश भी आगे बढ़ी और सलसबील के गले लग गई। आपने इन्हें बहुत सताना है और इसमें आपका साथ बेनिश अली अफंदी देगी। बेनिश उसे अलग होते हुए बोली, जिस पर जिब्रील खुलकर मुस्कुराया और एल्बर्ट भी। कुछ देर बाद रुखसती होने लगी थी। जिब्रील ने सलसबील का हाथ हनोस थाम रखा था। उसे सलसबील के हाथों में अब हल्की हल्की तपश महसूस होने लगी। शायद उसे बुखार हो रहा था। जिब्रील ने तकलीफ से सलसबील के चेहरे की तरफ देखा, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे में हल्की हल्की सुर्खी घुल रही थी, जो बढ़ते बुखार की निशानी थी। जिब्रील ने सलसबील को लिए स्टेज से नीचे उतरा। उमर आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी स्याह बड़ी सी चादर सलसबील को ओढ़ा दी और फिर उसने सलसबील को अपने साथ लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। सलसबील ने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधकर उसकी कमीज़ को पीछे से मुट्ठी में दबोच लिया, जैसे वो उसे छोड़कर जाने का इरादा ना रखती हो। फिर उमर ने उसे खुद से बामुश्किल अलग किया और उसके सर पर बोसा दिया। इन दोनों बहन भाइयों के चेहरे आंसुओं से तर थे। सलसबील के आंसू जिब्रील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ फ़ौरन अपनी जेब में मौजूद रुमाल की तरफ गया, मगर इससे पहले ही उन दोनों ने अपने हाथों की मदद से एक दूसरे का तर चेहरा साफ कर दिया था। जिब्रील इन दोनों को नरमी से देखता रहा। फिर उमर ने सलसबील का हाथ जिब्रील के हाथ में थमा दिया और जिब्रील को नम आंखों से देखा, जैसे वो अपनी आंखों के ज़रिए उससे बहुत कुछ कह रहा हो। सलसबील का हाथ थाम कर जिब्रील ने दूसरा हाथ उमर के कंधे पर रखकर नरमी से उसे देखा और आंखों के ज़रिए उसे तसल्ली दी। सलसबील का हाथ थामते उसे दर्जाए हरारत पहले से भी ज़्यादा महसूस हुआ। फिर वो सलसबील को लेकर नीचे की तरफ बढ़ा। जब वो ऊपर आई थी, उसका हाथ उमर के हाथ में था। अब जब वो नीचे जा रही थी, तो उसका हाथ जिब्रील के हाथ में था। कुछ ही लम्हों में सब बदल गया था। उसका नाम, उसकी ज़िंदगी, उसकी जगह और अब उसका घर भी। उसने महसूस किया जिब्रील की पकड़ उसके हाथ पर बेहद नर्म थी। वो नीचे आए। मलिहा बेगम ने आयतुल कुर्सी और चंद आयात पढ़कर उन दोनों पर फूंकी। फिर उन्होंने जिब्रील और सलसबील दोनों की पेशानी पर बोसा दिया। उन्हें सलसबील के जिस्म में हिद्दत महसूस हुई, जिस पर उन्होंने गहरा सांस भरा। ये उमर ने भी महसूस किया था। तभी रोती हुई सलसबील के गले लग गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। सलसबील उससे अलग होना उसके लिए सुहाने रूह था। जिब्रील ने शफकत से तबीर के सर पर प्यार दिया। आज़र थोड़ी ही दूर खड़ा ये मंजर उदासी से देख रहा था। दिल में तकलीफ सी उठी उसके। अनाया बेगम और ज़ोहरा मलिहा बेगम से मिली और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं।
घर से बाहर निकलकर जिब्रील ने अपनी स्याह गाड़ी का फ्रंट डोर सलसबील के लिए खोला। सलसबील ने लबरेज आंखों से पलटकर अपनी वालिदा, भाई और बहन को देखा, जो सब नम आंखें लिए उसे ही देख रहे थे। मलिहा बेगम ने नज़रों से उसे बैठने का इशारा किया। फिर सलसबील ने एक नज़र उठाकर जिब्रील को देखा, जो उसे ही नर्म आंखों से देख रहा था, और इन स्याह आंखों को देखकर लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने नज़रें झुका लीं और फिर गाड़ी में बैठ गई। जिब्रील ने दरवाज़ा बंद किया। अनाया बेगम, सरमद साहिब और आज़र अपनी गाड़ी की तरफ, जोहरा और दाऊद साहब अपनी गाड़ी की तरफ, जबकि बीनिश और एल्बर्ट अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। जिब्रील ने एक नज़र मुड़कर सबको अलविदाई नज़रों से देखा, मगर फिर अचानक मलिहा बेगम की तरफ बढ़ा और उन्हें गले से लगा लिया। उनके सर पर बोसा देते अलग हुआ और फिर बोला, अम्मी फ़िक्र मत करें, जिब्रील आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। फिर जिब्रील ने उनके दोनों हाथ थामकर इन पर अकीदत से भरपूर बोसा दिया और उनके हाथ सहलाता हुआ बोला, इजाज़त दें, खैरियत से जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह तुम लोगों का निगहबान हो। आमीन, उन सब ने बैक वक्त कहा। सलसबील ये सारा मंजर गाड़ी में बैठी नम आंखों से देख रही थी। फिर जिब्रील गाड़ी की तरफ बढ़ा और दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सोचकर जिब्रील सलसबील के करीब हुआ और बिना उसे समझने का मौका दिए उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। सलसबील जो बेध्यानी में बैठी थी, अचानक जिब्रील की खुशबू इतने करीब से महसूस करके हड़बड़ा गई। देखा तो वो उसे सीट बेल्ट लगा रहा था। उसे अपने इतना करीब देखकर सलसबील सांस तक रोक गई, जिसे जिब्रील ने अच्छे से महसूस किया था। अपना काम मुकम्मल करके वो उससे पीछे हुआ। अब आप सांस ले सकती हैं, जिब्रील ने मोहब्बत से उसे देखकर कहा, जबकि सलसबील ने एक भी गलत निगाह उस पर ना डाली थी। फिर जिब्रील ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए साइड में खड़े उमर, मलिहा बेगम और ताबीर को हाथ के इशारे से अलविदा कहा। गाड़ी स्टार्ट कर गया। सलसबील ने भी दोबारा रुख मोड़कर इन सबको आंसुओं से लबरेज आंखें लिए देखा। गाड़ी चल पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता वो सब पीछे छूट गए। जब तक वो सब उसकी नज़रों से ओझल ना हो गए, सलसबील गर्दन मोड़े देखती रही। ये वक्त हर बेटी, हर माँ बाप के लिए मुश्किल तरीन वक्त होता है, जिसे जिब्रील अच्छे से समझता था। गाड़ी सड़क पर पहुंची तो सलसबील ने रुख सीधा कर लिया। चेहरा आंसुओं से तर था। अचानक जिब्रील ने गाड़ी रोक दी। जिब्रील के अचानक गाड़ी रोक देने पर सलसबील थोड़ा घबरा गई। ये इनसिक्योरिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और वजह उसका तल्ख माजी था, मगर शायद वो ये बात समझने से कासिर थी कि उसके साथ बैठा शख्स उसका महरम, उसका मुहाफिज, उसका शोहर है, और कम से कम उसे जिब्रील दाऊद से तो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी। ये बात समझने में उसे वक्त दरकार था, जो वो उसे ज़रूर देने वाला था। गाड़ी के दोनों स्याह शीशे बटन के ज़रिए बंद करता जिब्रील उसके करीब हुआ और उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम गया। सलसबील इस सब के लिए तैयार न थी, इसलिए फ़ौरन खौफजदा हो गई। जिब्रील ने अपने हाथों के ज़रिए इसके चेहरे पर से आंसू साफ़ किए और फिर बोला, आपके आंसू मुझे बेहद तकलीफ़ देते हैं, इसलिए अब आप नहीं रोएंगी। जिब्रील के लहजे में दुनिया जहान की नरमी थी। फिर उसने सलसबील के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। अब उसे मुकम्मल बुखार हो चुका था। जिब्रील ने तकलीफ़ से आंखें बंद करके खोली। सलसबील इस सब में बस चुप थी, नज़रें झुकाए। फिर जिब्रील ने अचानक झुककर उसके दोनों हाथों पर भरपूर बोसा दे दिया और फिर उसके हाथों की पुश्त को अपनी आंखों के साथ लगा लिया। इस सब पर सलसबील की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे उसे जिब्रील की इस हरकत पर यकीन न आया हो। फिर उसने चेहरा सीधा किया और सलसबील की तरफ देखा, जो फैली हुई आंखों से हवास बाख्ता सी उसे ही देख रही थी। सलसबील को ऐसे सरप्राइज़ देखकर जिब्रील नीम नम आंखों से मुस्कुराया। वो किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी हरकत पर हैरान हो रही थी। जिब्रील को मुस्कुराता देखकर सलसबील होश में लौटी और अपने हाथ वापस खींचने चाहे, मगर जिब्रील के ठंडे हाथों की पकड़ मजबूत थी। ये देखकर सलसबील की आंखें फिर से भीग गईं। सलसबील की नम आंखें देखकर जिब्रील ने गहरा सांस लिया और फिर बोला,
अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो मैं आपके आंसू साफ़ करता रहूँगा और इस तरह फिर हम घर नहीं जा सकेंगे, यहीं रुके रहेंगे। जिब्रील ने मुस्कुराकर कहा और अंगूठे की मदद से उसकी आंखों के किनारों पर ठहरे आंसू दोबारा साफ़ किए। सलसबील ने फ़ौरन अपनी आंखें साफ़ की और सीधी होकर बैठ गई। उसका काजल हल्का हल्का फैल चुका था, जिस वजह से उसकी शहद रंग आंखें और भी हसीन लग रही थीं। जिब्रील ने एक भरपूर मोहब्बत भरी नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर पीछे होता दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी और दाऊद विला की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। मैंने कहा था ना, तुमसे वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हारी आंखों में बस धूल झोंक रही थी वो। अच्छा हुआ जो वक्त रहते तुमने उसे छोड़ दिया। फरद खाना खा रहा था जब इन्फाल उसे पानी देती हुई बोली, क्या कहना चाहती हो तुम, खुलकर कहो। फरद ने पानी पीते सवालिया अंदाज में पूछा। उस सलसबील का आज निकाह था। एक पल के लिए फरद के हाथ से गिलास छूटने लगा, मगर ऐसा ना हुआ। क्या बोल रही हो, होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ, आज निकाह था उसका। तुम्हें कैसे पता चला? फरद ने खाली नज़रों से उसे देखकर पूछा। कैसे पता चला इसे छोड़ो तुम, किसके साथ हुआ है ये पूछोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अनफाल ने नफरत भरे लहजे में कहा, आंखों में हसद ही हसद था। किससे था और इतनी जल्दी ये सब? फरद किस तरह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी बात का। सलसबील का आज जबरील दाऊद के साथ निकाह था। अनफाल ने हसद से कहा, जबरील दाऊद? फरद ने तोड़कर जुमला अदा किया, जैसे उसे अनफाल की बात पर यकीन न आया हो। मैंने कहा था ना, हैरान रह जाओगे, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या अब भी तुम मेरी बातों को झुठलाओगे? देखा कैसे इतने बड़े अमीर कबीर आदमी को उसने चुटकियों में फंसा लिया, और तो और उससे शादी भी कर ली। अनफाल ने ताली बजाते हुए कहा, जिब्रील दाऊद सलसबील वो एक दूसरे से कैसे मिले? तुम्हारी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही अनफाल। फरद का नवाला हलक में अटकने लगा तो उसने खाना वहीं छोड़ दिया और बेयकीन सा खाली नज़रों से सवाल करने लगा। काम करती थी वो उसकी कंपनी में और 1 महीने के अंदर अंदर उसने उससे निकाह कर लिया। अब बोलो, अब भी वो तुम्हें नेक और पारसा लगेगी? फरद ने कोई जवाब न दिया और आंखें बंद कर ली। जवाब दो, बोल क्यों नहीं रहे? अनफाल उसे चुप देकर भड़क उठी। ये ले जाओ, मुझे मज़ीद खाना नहीं खाना, उसने अनफाल से कहा और उठ के बाहर जाने लगा। क्या उसका सोग मनाने जाने वाले हो अब तुम? उसने जलकर फरहद से पूछा। क्या बक रही हो? मैं क्यों उसका सोग मनाऊंगा? तुमसे शादी कर चुका हूँ, नज़र नहीं आता तुम्हें? फरहद ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। पर बुरा तो लगा होगा ना तुम्हें, आखिर को पसंद करते थे तुम उससे, बल्कि मोहब्बत करते थे। अनफाल ने तंज करते हुए पूछा। अगर मेरे दिल में उसके लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत बाकी होती तो आज इस जगह सलसबील खड़ी होती, तुम नहीं। फरद ने सुर्ख आंखों से कहा और फिर बाहर चला गया, जबकि अनफाल पीछे पाँव पटकती रह गई। फरद बाहर आया खुली हवा में। ये सब उसके लिए नाकाबिले कबूल था। इतनी जल्दी उसने शादी कर ली, कैसे? और जिब्रील दाऊद एक जाना माना आदमी था, उसे तो सब जानते थे। सलसबील की शादी जिब्रील से, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। क्या अब भी मेरी बात को झुठलाओगे? देखो कैसे 1 महीने के अंदर उसने अपने ही कंपनी के बॉस को फंसाकर उससे शादी कर ली। अनफाल की बात पर याद करते फरहद ने नफरत से ये सब सोचा। एक पल के लिए जैसे उसने अनफाल की बात पर यकीन कर लिया था। सलसबील का बुखार बहुत तेज़ हो चुका था, जिस वजह से उसे नकाहत महसूस हो रही थी और ऊपर पूरे वजूद में एक दर्द सा था। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो दाऊद विला पहुँचे। शाम हो चुकी थी मगर अभी मुकम्मल अंधेरा नहीं छाया था, सूरज गरूब हो चुका था। पूरे रास्ते सलसबील दोबारा नहीं रोई थी, क्योंकि उसे जिब्रील की बात याद थी कि फिर हम यहीं रुक जाएंगे। दाऊद विला पहुंचकर जिब्रील ने गाड़ी रोकी और उतरकर दूसरी तरफ आया। सलसबील फ़ौरन अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी। सलसबील की तरफ का दरवाज़ा खोलकर जिब्रील उसकी कार्रवाई देखने लगा। काफ़ी देर जब कोशिश करने के बाद भी वो ना खोल सकी तो जिब्रील ने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं मदद कर सकता हूँ? उसका अंदाज़ बिल्कुल उस दिन जैसा था जब वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। मैं खोल लूँगी, सलसबील ने हनोज कोशिश करते कहा। उसको ज़िद पकड़ते देख जिब्रील खामोश हो गया। ज़िद्दी लड़की, ज़ेरे लब कहकर उसने गहरा सांस लिया और फिर खुशगमीन नज़रों से उसे देखने लगा, जो फिर से नाकाम हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो ना खोल सकी तो खुद ही हाथ पीछे कर लिए। मतलब साफ था, उसने हार मान ली थी। जिब्रील मुस्कुराती आंखों से करीब हुआ। जिब्रील को अपनी तरफ झुके देख सलसबील ने उसके स्याह बालों को देखा और उसकी मशहूर कुन खुशबू को महसूस किया और एक बार फिर अपनी सांस बंद कर ली।
اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر جبریل پیچھے ہٹا، پھر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ سلسبیل نے بنا انکار کیے اپنا مہندی سے بھرا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں رکھ دیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے نظر سامنے دوڑائی اور ایک سفید محل دیکھا، جو سلسبیل کے مطابق ایک سفید محل ہی تھا۔ اس نے ہمیشہ یوں ہی تو سفید گھر کی خواہش کی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی اس کا گھر مکمل سفید ہو، اور اس کے رب نے اس کی خواہش کو اس طرح سے پورا کیا تھا۔ سلسبیل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرج جب ہم اپنا گھر بنائیں گے تو وہ مکمل سفید رنگ کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ کمروں میں ہم سیاہ پتھر لگوائیں گے، مگر باقی سارے گھر میں سفید سنگ مرمر لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دور کہیں پرانی یاد کا عکس ابھرا۔ سلسبیل نے ایک دم ہچکی بھری۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا جبریل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سلسبیل، اس کو ایسے ہچکی بھرتے دیکھ جبریل تڑپ ہی اٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جبریل نے اسے کندھے سے تھام کر کہا۔ سلسبیل نے فوراً سے پہلے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا زہرہ آ گئی۔ آ گئے تم لوگ؟ کتنی دیر سے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے سلسبیل کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، سلسبیل کو چھوتے ہی انہوں نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ چادر سر سے سرک کر کندھوں پر آ گئی تھی، مگر نکاح کا سفید اور سرخ عروسی دوپٹہ ابھی تک سر پر موجود تھا۔ جبریل نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے سب راہداری میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پورے داؤد ویلا کو سفید لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ سلسبیل کو یوں لگا جیسے وہ کسی بڑے سے گرینڈ ہوٹل میں آ گئی ہے۔ یہ گھر بہت بڑا، شاندار اور عالی شان تھا۔ بینش آگے بڑھی اور سلسبیل سے ملی۔ آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، اس نے بھی مل کر پہلا یہی لفظ کہا۔ اس لیے پھر ہمیں جلدی اندر آنے دو، جبریل نے تھوڑی سنجیدگی سے کہا۔ بینش مسکرا پڑی۔ زہرہ آگے بڑھی اور سلسبیل کا صدقہ اتارا، پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی جبریل نے سلسبیل کو کندھے سے تھام کر صوفے پر بٹھایا، اور تب تک بینش اپنا بیگ اٹھا لائی تھی، جس میں ہر وقت ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ عنایہ بیگم اور زہرہ دونوں سلسبیل کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ بینش سلسبیل کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض کے ذریعے بخار کی نوعیت چیک کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے پڑی میڈیسنز میں سے ایک ڈوز تیار کی اور سلسبیل کی طرف بڑھائی۔ جبریل کچن سے جا کر خود اس کے لیے پانی اور جوس کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لایا تھا۔ البرٹ اپنے دوست کو یوں فکر مند دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ 3-4 گولیاں دے کر سلسبیل نے گہرا سانس لیا، جیسے یہ کام بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ پھر اس نے وہ ڈوز لی اور جبریل کا بڑھایا پانی کا گلاس تھام کر آدھا پانی پی لیا۔ اس سے وہ گلاس واپس لے کر جبریل نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اب سلسبیل نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، مطلب صاف انکار تھا۔ اس سے پہلے جبریل کچھ بولتا زہرہ بول اٹھی، پی لو بیٹا۔ ان کی بات پر سلسبیل نے وہ گلاس تھاما اور مشکل سے اسے ختم کیا۔ ہم نے بہت ساری رسمیں کرنی تھی، مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، ہم کل کریں گے، بینش نے افسردگی سے کہا۔ ہماری بیٹی کو نظر لگ گئی ہے شاید۔ داؤد صاحب آگے بڑھے اور سلسبیل کے سر پر پیار دیا۔ سلسبیل نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ بینش، تم سلسبیل کو کمرے میں چھوڑ آؤ، اور اسے آرام کی ضرورت ہے، زہرہ نے بینش سے کہا۔ افندی صاحب کی فیملی واپسی کے لیے اٹھے تھے، اس لیے جبریل انہیں سی آف کرنے کے لیے دروازے تک چلا گیا تھا۔ بینش سلسبیل کو لے کر سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کوریڈور کراس کرتے سیکنڈ کلاس روم میں بینش سلسبیل کو لے کر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سلسبیل کے پورے گھر جتنا تو یہ کمرہ ہی تھا، مکمل سفید۔ اس کمرے کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی، ہر طرف بکھرے گلاب کے پھول۔ یہ کمرہ کم گلاب کا گازیبو زیادہ لگ رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے سلسبیل کا دماغ، جو 1000 الجھنوں میں الجھا ہوا تھا، تھوڑا پرسکون ہوا۔ آپ آرام کریں، وہ بائیں طرف ڈریسنگ روم ہے، اس میں آپ کی تمام ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، اور یہ دائیں طرف پریئر روم ہے۔ سلسبیل، جسے بخار کے باعث نقاہت اور غنودگی محسوس ہو رہی تھی، اس نے نیموا آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ بینش جا چکی تھی۔ نیموا آنکھوں سے سلسبیل پھیکا سا مسکرائی اور وہ درمیان میں کھڑی تھی، خاموش۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے کیا کرے۔ کچھ دیر بعد
वो यूं ही खड़ी थी जब अचानक दरवाज़ा दोबारा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ पर वो पलटी। जिब्रील दाऊद अंदर दाखिल हुआ था। सलसबील की धड़कनें मज़ीद बढ़ी। जिब्रील चेहरे पर नरमी सजाए उसकी तरफ कदम कदम बढ़ा। उसका एक एक कदम सलसबील के दिल को धड़का रहा था। करीब आकर उसने हाथ की पुश्त से सलसबील की पेशानी को छुआ, जैसे बुखार चेक कर रहा हो। वो जूं का तूं था। आपके इस घर में आपको और मेरी ज़िंदगी में खुशामदीद। जिब्रील ने उसके हाथ को दोनों हाथ में थाम कर कहा। सलसबील ने काजल से लबरेज नीम नम आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो आंखों में मोहब्बत की लौ लिए उसे ही देख रहा था। फिर उसने वो हीरों जड़ा वो दुपट्टा उसके सर पर दुरुस्त किया और उसके दोनों किनारे थाम कर बोला, ये आप पर मेरी सोच से भी ज़्यादा जच रहा है। आपने इसे ओढ़कर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। मेरी ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया। सलसबील जवाब में कुछ ना बोली। फिर वो दोबारा उसकी कलाई की तरफ झुका और इन गजरों पर पुरहिद्दत बड़ा लम्स छोड़ गया और उनकी खुशबू में गहरा सांस भरकर दूर हुआ। आप चेंज कर लें, मैं आता हूँ, वो सलसबील का हाथ थपथपाते हुए बोला और फिर बाहर चला गया। सलसबील खामोशी से जाते हुए खाली नज़रों से उसकी पुश्त को देखती रही। फिर उसने अपनी कलाइयों को देखा जहाँ वो अपना लम्स छोड़ गया था। फिर सलसबील ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और अंदर दाखिल हुई। एक बहुत बड़े शीशे की अलमारी थी। इसने उसे खोला तो मुख्तलिफ ब्रांड के बहुत अच्छे अच्छे लिबास थे। सलसबील ने उनमें से एक मैरून रंग का सादा सा सूट निकाला और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई। सूट के साथ का हमरंग दुपट्टा उसने शानों पर फैला रखा था और बाल खुले पीछे कमर पर लहरा रहे थे। नीम आंखों से वो बाहर आई। हाथ में पकड़ी ज्वेलरी उसने बाहर दीवार के साथ लगे मेज़ के ऊपर रख दी। चूड़ियाँ और गजरे उसने नहीं उतारे थे। फिर वो कमरे में आगे बढ़ी। बुखार की वजह से उसके पूरे वजूद में दर्द था और आंखें बंद हो रही थीं। वो गायब दिमागी से सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। सोफे की पुश्त पर कोहनी टिकाकर उसने सर अपनी हथेली पर रख लिया और आंखें मुकम्मल बंद कर लीं। कुछ देर बाद जिब्रील अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक बाउल था सूप का। उसने देखा तो सलसबील सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। जिब्रील ने मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ा और उसे इस तरह सोते देख जिब्रील की आंखों में और दिल में सुकून उतरा। उसे इस कमरे में और अपनी ज़िंदगी में मौजूद देख वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेहंदी से भरे हाथ जिनमें सुर्ख चूड़ियाँ और गजरे पहन रखे थे, काजल से लबरेज आंखें और सुर्ख लब, सांवले नैन नकूश में घुली सुर्खी, दुपट्टा शानों पर फैलाए, नीम घुंघरियाले खुले बाल कमर पर बिखरे थे। जिब्रील ने पूरे हक से इसके खुले बाल देखे। उस दिन दफ्तर में उसने नज़रें फेर ली थी क्योंकि वो उसका महरम नहीं था, मगर आज वो उसकी शरीके हयात थी। जिब्रील आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। जिब्रील के बैठते ही सलसबील फ़ौरन उठ गई। उससे ये जाहिर हुआ कि वो बहुत होश से सोती थी। हल्की सी जुम्बिश पर वो उठ गई थी और जिब्रील को अपने इतने करीब बैठे देखकर उसकी आंखें मुकम्मल वाह हुई। ये मंजर जिब्रील दाऊद के लिए जानलेवा था। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये पी ले। जिब्रील ने उसकी तरफ सूप बढ़ाया। सलसबील ने बाउल देकर नफ़ी में सर हिलाया। सलसबील, जिब्रील ने नरमी से उसे देखकर कहा, मैं आपकी सारी ज़िद्दें देखूंगा, हमेशा हमेशा, मगर अभी प्लीज़ आप ये पी लें। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी ज़िद मत करें। इससे पहले सलसबील मुंह से कुछ कहती, जिब्रील गोया मिन्नतों पर उतर आया था। सलसबील ने उसके हाथ से ट्रे लेकर अपनी गोद में रख लिया। इससे पहले सलसबील मुंह से कुछ कहती, जिब्रील गोया मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक आप इसे ख़त्म कर चुकी हो। उसकी झिझक महसूस करके वो उठा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। फिर उसने मोहब्बत से मुस्कुराकर कहा और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। जिब्रील की बात पर सलसबील को याद आया तो उसने फ़ौरन दुपट्टा सर पर लिया, मगर क्या फ़ायदा, वो तो तारीफ़ करके जा चुका था अब। फिर वो सूप पीने लगी। बमुश्किल उसने आधा पिया था और फिर ट्रे साइड में रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद जिब्रील स्याह ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस बाहर आया। बाहर आकर वो फ़ौरन सलसबील के सर पर खड़ा हो गया। ऐसा सलसबील को लगा, पूरा ख़त्म करें। सलसबील ने उसकी तरफ नहीं देखा सिवाय अपने दुपट्टे को दबोचने के। सबील, जिब्रील ने नरमी से उसका आधा नाम पुकारा। सलसबील ने कोई राह फरार ना पाते देख सूप के बाउल में से चम्मच निकालकर ट्रे में रखा और बाउल को मुंह लगाकर बाकी सारा बचा पी लिया।
اس کی یہ حرکت جبریل متبسم نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کھل کر مسکرایا۔ گڈ گرل، اس نے زیر لب کہا اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سلسبیل سمجھ گئی اور رومال تھام کر اپنے ہونٹوں کے اوپری کنارے صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے رومال جبریل کو واپس کر دیا جس پر اس کی لپسٹک لگ گئی تھی۔ جبریل نے وہ رومال دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دوبارہ اس کی پیشانی کو چھو کر بخار چیک کرنے لگا۔ اس کا بخار ہنوز تیز تھا۔ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ سلسبیل نیم آنکھوں سے اٹھی، اس کی آنکھیں مکمل بند ہو رہی تھیں۔ جبریل نے اس کا ہاتھ تھام لیا جس پر اس نے غور نہیں کیا۔ جبریل اسے لیتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ پر لیٹا دیا۔ سلسبیل کی آنکھیں اب مکمل بند ہو چکی تھیں۔ پھر اس نے سلسبیل پر چادر اوڑھائی اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جبریل سلسبیل کو اتنے قریب سے دیکھ سکے گا، ایسا جبریل نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ہونٹ کے دائیں کنارے پر چوٹ کا نشان تھا، ناک کے اوپر ایک مول تھا اور دائیں کن پٹی پر بھی ایک سیاہ مول تھا اور ناک میں پہنا لونگ چہرے پر 4 چاند لگا رہا تھا۔ جبریل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک میں پہنے لونگ کو چھوا۔ یہ اضافہ شاید اس ایک ہفتے میں ہوا تھا، کیونکہ 98% مشرقی لڑکیاں شادی کے قریب ہونے پر ہی ناک چھدواتی ہیں۔ سلسبیل جو نیم بے ہوشی کی حالت میں چت لیٹی تھی، جبریل کی نظر اس کے گہری مہندی سے بھرے ہاتھوں پر گئی تو اس نے سلسبیل کے بخار زدہ ہاتھوں کو اپنے یخ بستہ ہاتھوں میں لیا اور پھر اس کی ہتھیلیوں کو اپنی ناک کے قریب کر کے اس معطر کر دینے والی خوشبو کو گہری سانس بھر کر اندر انڈیلا اور پھر ان مہندی کی نقاشیوں پر اپنے لبوں سے حدت بھرے لمس چھوڑنے لگا۔ پھر جبریل نے اس کی ہتھیلیوں میں اپنے چہرے کو چھپا لیا اور کئی لمحے آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرتا رہا۔ شکر الحمدللہ، جبریل کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے اور پھر کئی آنسو ٹوٹ کر سلسبیل کی ہتھیلیوں پر گرے اور ان کی نمی سلسبیل کی ہتھیلیوں سے جبریل کی داڑھی میں جذب ہو گئی۔ اس کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا، بہت۔ جبریل پریشانی سے الگ ہوا اور نیچے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سفید منی ٹاول تھا اور 2 ٹھنڈے پانی کے باؤل تھے۔ وہ پھر سے سلسبیل کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ٹاول کو پانی میں بھگویا اور پھر نچوڑ کر سلسبیل کے پیشانی پر رکھ دیا۔ 3-4 بار پیشانی پر کرنے کے بعد اس نے سلسبیل کے ہاتھ تھامے، اس کی قمیض کے بازو تھوڑے سے واک کر کے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر ٹاول رکھنے لگا۔ یہاں بھی یہ عمل 3-4 بار دہرانے کے بعد وہ اٹھا اور سلسبیل کے پیروں کی طرف گیا۔ چادر پیروں پر سے ہٹا کر جبریل نے سلسبیل کے پیر تھامے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی اس کو اپنے پیروں کو ہاتھ لگانے نہ دیتی۔ جبریل نے ٹاول بھگو کر نچوڑا اور پھر سلسبیل کے پیروں پر رکھ دیا۔ کافی دیر بعد اس نے باؤل اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھے اور الماری کی طرف بڑھا۔ الماری میں سے اس نے ایک اونی نرم کپڑا نکالا اور واپس آیا۔ پھر وہ اس کپڑے سے سلسبیل کا تر چہرہ خشک کرنے لگا۔ یہ سب وہ نیم نم آنکھوں سے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں تکلیف صاف چھلک رہی تھی۔ سلسبیل کو اس حالت میں دیکھ کر جبریل کس قدر تکلیف میں تھا یہ بس وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ پھر وہ سلسبیل کے بازو اور اس کے پیر خشک کرنے لگا۔ پھر اس نے سلسبیل پر واپس چادر اڑا دی اور میز پر پڑی چیزیں اٹھا کر نیچے چلا گیا۔ ساری چیزیں نیچے رکھ کر آنے کے بعد وہ واپس آیا۔ دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور بائیں طرف جا کر لیٹ گیا اور سلسبیل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نیند اسے کہاں آنی تھی؟ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سلسبیل کے رخسار پر رکھا۔ درجہ حرارت اب پہلے سے کافی کم تھا۔ پہلے تو وہ بھٹی کی طرح جل رہی تھی، اب قدرے بہتر تھی۔ اس سے جبریل کی آنکھوں میں سکون اترا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے سو رہی تھی۔ نیم گھنگریالے بال، شہد رنگ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سلسبیل کو ادھر موجود اپنے پہلو میں دیکھ جبریل کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ وہ شکر ادا کرتا تھک نہیں رہا تھا۔ پھر جبریل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ کچھ یاد کرتے وہ جھٹکے سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ الماری میں سے اس نے ایک سیاہ ویلوٹ کی لمبی سی ڈبیا نکالی اور واپس بیڈ کی طرف آیا اور بیٹھ گیا۔ جبریل نے اس ڈبیا کو کھولا جس میں 2 خوبصورت ترین پاجامے تھیں۔ جبریل نے مسکراتے ہوئے وہ باہر نکالی، پھر سلسبیل کے پیروں پر سے چادر
चादर हटाई, उसके पैर थाम कर जिब्रील ने अपने घुटने पर रख लिए। फिर उनमें मुस्कुराते हुए इन पाजेबों को पहना दिया। ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाई हैं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं चाहता था जब आपको दूं आप इसे पहने और जब आप चलें तो इनकी छनछनाहट मुझे पागल कर दे। अपनी बात पर खुद ही खुलकर मुस्कुराया और फिर उन पर लगे घुंघरुओं पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। फिर अचानक जिब्रील झुका और वहाँ भी अपना लम्स छोड़ गया। कुछ देर यूं ही बैठा उसके पैरों को छूता रहा, फिर उन्हें चादर में वापस करके अपनी जगह पर वापस लेटा। कमरे की रोशनी बंद करके उसने मिनी लैंप ऑन किया और फिर सल्सबील का हाथ दोबारा थाम कर वापस अपने दिल के मुकाम पर रख लिया और फिर उसके एक एक नक्श को हिफ्ज़ करने लगा। और फिर कब उसकी आंख लगी उसे पता भी ना चला और वो नींद की वादियों में गुम हो गया। एक खूबसूरत ज़िंदगी जो उनका इंतज़ार कर रही थी, और ये फ़ैसला सल्सबील जिब्रील दाऊद की ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला होने वाला था। जारी है। चलिए जी डियर फ्रेंड्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल और लंबी किस्त थी मेरे लिए, और उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आने वाला जो वक्त है, आने वाली जो एक साथ हैं, वो सल्सबील और जिब्रील की शादीशुदा ज़िंदगी की हैं और उनके दरमियान होने वाली आगे जो मुश्किलात आएंगी उनकी हैं। और उम्मीद है आप सबको ये किस्त पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही दिल की गहराइयों से इसको लिखा था और इसके बाद के लम्हात भी अभी जो अगली किस्त 31वीं उसमें है, बहुत ज़्यादा प्यारे लम्हात हैं। आपको इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। आप सबसे दुआ है, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये जो नावल है ये मैं हर एक तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं हर सल्सबील तक पहुंचाना चाहती हूँ इस नावल को, और आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे। ये मेरी पहली तहरीर है, मेरा पहला नावल है, और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे अगली किस्त के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।